नमस्कार दोस्त, इस क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है जनन तंत्र, जिसमें हमने नर जनन तंत्र को देख लिया है। आज हम चर्चा करेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र, देखिए मादा जनन तंत्र क्या होता है। मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं? मादा में जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति, जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति एवं मादा में जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति एवं प्रजनन की क्रिया को, प्रजनन की प्रक्रिया को संपादित, प्रजनन की प्रक्रिया को संपादित करने वाला तंत्र मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र है, यानी मादा में जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति एवं प्रजनन की प्रक्रिया को संपादित करने वाला तंत्र मादा जनन तंत्र है। यानी यहाँ पर जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति भी होगी और निषेचन की प्रक्रिया को संपादित कराने वाला जो तंत्र है वो ही मादा जनन तंत्र कहलाता है। जो मादा जनन तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ इसको दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे हम। एक आता है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा आता है द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसके अंतर्गत आता है अंडाशय, और द्वितीयक लैंगिक अंग है, इसके अंतर्गत आता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, गर्भाशय व योनि। अंडाशय तो प्राथमिक लैंगिक अंग हो गया। द्वितीयक लैंगिक अंग में जो बाकी के बचे हुए सारे अंग हैं वो द्वितीयक लैंगिक जो अंग है उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय व योनि को शामिल किया गया है। अब हम इसको एक चित्र के द्वारा विस्तार से देखते हैं। आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये मादा जनन तंत्र है। इसमें देखो ये अंडाशय हो गए एक जोड़ी, यानी संख्या में 2 पाए जाते हैं। ये अंडवाहिनी हो गई, इधर ये अंडवाहिनी हो गई, ये गर्भाशय और ये योनि। इस प्रकार ये भाग होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अंडाशय से। अंडाशय, बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या है? एक प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर कार्य करता है। प्राथमिक लैंगिक अंग है। उसके बाद में ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। एक जोड़ी या संख्या कहें इनकी, तो संख्या में कितने होते हैं? ये 2 या एक जोड़ी। जो अंडाशय है, अंडाशय से मुख्य रूप से एक एंजाइम निकलता है और इसका मुख्य काम क्या है? अंडाणु का निर्माण करना। यानी तो अंडाशय है, इसका मुख्य काम क्या हो गया? अंडाणु का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना। और जो अंडाणु होते हैं ये क्या होते हैं? मादा युग्मक हैं। मादा युग्मक, जो अंडाणु है वो मादा युग्म के हैं। और अंडाशय का मुख्य काम क्या है? अंडाणु का निर्माण करना। अंडाणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंडाशय में पाई जाती हैं अंडाशयी पुटिकाएं। अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती हैं, अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती हैं। इन अंडाशयी पुटिकाओं के द्वारा ही अंडाणु का निर्माण वह क्या होता है? परिपक्वन, परिपक्वन, यानी अंडाणु परिपक्व भी अंडाशयी पुटिकाओं के द्वारा होते हैं और इनका निर्माण भी इनके द्वारा होता है, अंडाशयी पुटिकाओं के द्वारा होता है, जो कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है। उसके बाद में जो अंडाशय है यहाँ पर मुख्य रूप से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं या जो एंजाइम्स हैं वो स्रावित होते हैं। एक आता है आपका एस्ट्रोजन,
एक है एस्ट्रोजन व दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन भी से स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए भी जिम्मेदार होता है, यानी कि जैसे आवाज का पतली होना, त्वचा का स्निग्ध होना, तेल ग्रंथियों का सक्रिय होना, जो आदि लक्षण होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही होते हैं। तो अंडाशय देखो प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा होता है। इसके निर्माण के लिए इसमें अंडाशय पुटिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा अंडाणु का निर्माण भी होता है, यहाँ पे इनका परिपक्वन भी होता है। अंडाशय से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद में हम बात करेंगे अंडवाहिनी की। देखिए जो अंडवाहिनी है ये द्वितीयक लैंगिक अंग के तौर पर कार्य करती है। जो अंडवाहिनी है, दूसरी आती है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी अंडवाहिनी है यह द्वितीयक लैंगिक अंग के तौर पर कार्य करती है। यह 10 से 12 सेमी लंबी होती है। 10 से 12 सेमी क्या होती है? लंबी होती है। उसके बाद में इसका मुख्य काम क्या है? जो अंडवाहिनी है वो अंडाणु को लेकर कहां तक पहुंचाती है? गर्भाशय तक। अंडाणु को लेकर गर्भाशय तक पहुंचाने का जो कार्य है, पहुंचाने का कार्य कौन करती है? अंडवाहिनी ही करती है। यानी अपनी अपनी तरफ के जो अंडाशय हैं उनमें से क्या करती है ये अंडवाहिनी? जो अंडाणु है, ये जो अंडाणु है इनको लेकर जो गर्भाशय है यहां तक जो पहुंचाने का कार्य है वो अंडवाहिनी के द्वारा ही क्या होता है? संपन्न होता है। उसके बाद में ये जो अंडवाहिनी है ये निषेचन की प्रक्रिया को अनुकूल बनाती है। निषेचन की जो प्रक्रिया है, निषेचन की प्रक्रिया को अनुकूल बनाना तो निषेचन की प्रक्रिया को अनुकूल बनाने का कार्य भी ये करती हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम गर्भाशय की। गर्भाशय भी क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग के तौर पर कार्य करता है। जब दोनों अंडवाहिनियां आगे जाकर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करेंगे, यहां पर यही क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया के दौरान भ्रूण का रोपण होता है। भ्रूण का रोपण होता है, यानी जो भ्रूण है उसका निर्माण यहीं पर होता है। जो गर्भाशय है इसकी जो दीवारें हैं यह प्रारंभ में भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करती हैं। इसके लिए इसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं हम ओपेरा आवल या प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, आवल या ओपेरा एक संरचना पाई जाती है गर्भाशय में जिसके द्वारा भ्रूण पोषण प्रदान करता है। भ्रूण पोषण प्राप्त करता है। क्वेश्चन आ जाए कि माता के शरीर में ऐसी कौन सी संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा भ्रूण पोषण प्राप्त करता है? वो संरचना होती है प्लेसेंटा, आवल या ओपेरा, या अपरा भी इसको कहा जाता है। अपरा, ओवल या प्लेसेंटा इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो शिशु है वो विकसित होता है। उसके बाद में अगला भाग आता है योनि। इसका चौथा भाग आता है योनि। मादा जननतंत्र का जो अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है? योनि कहलाता है। मादा जननतंत्र का अंतिम भाग योनि कहलाता है। यह मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करता है। मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करता है। जो योनि है यह मैथुन कक्ष के तौर पर भी कार्य करता है। उसके बाद में इसका जो वातावरण है वो रहता है अम्लीय। किसके कारण?
लैक्टिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल के कारण यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा रहता है, अम्लीय रहता है। यह अंतिम भाग है, मैथुन कक्ष के तौर पर भी कार्य करता है। यहाँ का वातावरण अम्लीय होता है लैक्टिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल के कारण। उसके बाद में इसको एक बार वापस से देखते हैं। देखो ये जो अंडाशय है, यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है। आगे अंडाणु अंडवाहिनी की सहायता से कहाँ आते हैं, गर्भाशय में आते हैं। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। यहीं पर जो भ्रूण उसका परिवर्धन होता है, यहीं से भ्रूण पोषण प्राप्त करता है। इसके लिए इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे हम प्लेसेंटा या ओपेरा कहते हैं। जो मादा जनन तंत्र, इसका अंतिम भाग योनि कहलाता है। यह पीछे से तो क्या होता है, चौड़ा, आगे से क्या होता है, सकरा होता है। यह 8 से 10 जो सेंटीमीटर है वो लंबा होता है। इसमें जो लैक्टिक या कार्बनिक अम्ल के कारण यहाँ का वातावरण अम्लीय होता है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रजनन की जो अवस्थाएं हैं, प्रजनन की अवस्थाएं। देखो प्रजनन की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 युग्मक जनन, नंबर 2 निषेचन, तीसरा है भ्रूण का रोपण और चौथी है प्रसव। यानी जो प्रजनन है इसके मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली है युग्मक जनन। युग्मक जनन किसे कहते हैं, यानी कि नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया या इनके जो बनने की प्रक्रिया है वो युग्मक जनन कहलाती है। नर के जो वृषण है उनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होगा और जो मादा के जो अंडाशय है उनके द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा। यह प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन। उसके बाद में आता है निषेचन। नर के शुक्राणु व मादा के अंडाणु के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। नर के शुक्राणु मिलेंगे, मादा के अंडाणु मिलेंगे, यह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और इसी के द्वारा किसका निर्माण होता है, जायगोट या युग्मनज है या जो भ्रूण है उसका निर्माण हो जाता है। भ्रूण का रोपण यानी निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात जो भ्रूण है वो मादा के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। मादा के जो गर्भाशय उसकी दीवार में स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है भ्रूण का रोपण। यहीं से जो भ्रूण है, मादा के का जो शरीर है उसमें एक संरचना होती है ओपेरा या प्लेसेंटा, उसी से पोषण प्राप्त करता रहता है और बड़ा होता रहता है। उसके बाद में आता है प्रसव। जो भ्रूण है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा और एक पूर्ण शिशु में विकसित हो जाता है। और जो ही भ्रूण पूर्ण शिशु में विकसित होगा और भ्रूण का क्या हो जाता है, शिशु के रूप में जन्म हो जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। इस प्रकार ये हमारा जो मादा जनन तंत्र था ये पूर्ण होता है। आगे की कक्षा में हम एक नए तंत्र के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।